नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः से आप सभी लोग आ चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हम जो है हमेशा की तरह उपस्थित हो चुके हैं हिंदी साहित्य इतिहास के बहुत ही खूबसूरत परीक्षा में पूछे गए वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर, जो आप सभी के लिए आने वाली जितनी भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, जैसे कि केवीएस, सीएनबीएस, डी ट्रिपल एसएसबी, आरपीएससी, यूपीएलटी, टीजीटी, पीजीटी व अन्य सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को ईमानदारी पूर्वक लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और यदि हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हम शुरुआत करते हैं बगैर किसी देरी के आज के पहले प्रश्न के साथ में। पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ है? सन 1952, सन 1955, सन 1960, सन 1963। और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए। तो राजभाषा यानी पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी, 7 जून 1955 आपका उत्तर है, तो बिल्कुल ठीक होगा। हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। यानी पहले राजभाषा आयोग का गठन जो होता है कब होता है? 1955 में। और जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? बीजी खेर जी। ये भी प्रश्न पूछा गया है, आपको ध्यान में रखना है। तात्कालिक राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 344(1) के तहत 7 जून 1955 को हिंदी के विकास एवं प्रयोग के संबंध में सिफारिशें करने के लिए इस आयोग का गठन किया। और इस आयोग को खेर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। किस आयोग के नाम से जाना जाता है? खेर आयोग के नाम से प्रथम राजभाषा आयोग को। फिर 31 जुलाई 1956 को ये जो आयोग है प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा। सुझाव क्या था इसमें? बहुमत द्वारा बोली तथा समझी जाने वाली हिंदी पूरे देश के लिए सुस्पष्ट भाषा का माध्यम है और 14 वर्ष की उम्र तक के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का उचित ज्ञान प्राप्त कराया जाए। फिर राज्य और संघ सरकार के अधिकारियों के लिए किसी भी स्तर पर हिंदी का ज्ञान अनिवार्य किया जाए और इसके लिए उन्हें अधिकाधिक पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाए। ये जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, महात्मा ज्योतिराव फुले ने लड़कियों के लिए शिक्षा का पहला स्कूल कब खोला? 1827, 1848, 1873, 1890। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने लड़कियों के लिए उनकी शिक्षा के लिए पहला स्कूल कब खोला था? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प बी यानी 1848 ईस्वी में। हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले ने यानी इनका जो जन्म है कब होता है? 1827 ईस्वी में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी कि महाराष्ट्र में। और इन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ 1848 ईस्वी में लड़कियों की शिक्षा के लिए एक स्कूल कहाँ खोला था? पुणे में। और इनकी मृत्यु कब होती है? 1890 में। और इनका स्मारक फुलेवाड़ा पुणे में बनाया गया है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, भूल गलती कविता में कैदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के बारे में आई इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। यानी भूल गलती ये महत्वपूर्ण कविता है और एक व्यक्ति जो है कैदी के रूप में दरबार में लाया जाता है, उसकी पंक्तियों को क्रम से हम लोगों को लगाना है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो पंक्ति है, पहने हथकड़ी वो एक ऊंचा कद, यानी कि सी आपका आएगा। फिर उसके बाद में है समूचे उसके जिस्म पर लत्तर, यानी कि ए आएगा। उसके बाद में वो कैद कर लाया गया ईमान, यानी कि ई आएगा। और फिर बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, यानी कि डी आएगा। और फिर आएगा नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त, यानी कि बी आएगा। तो सी ए ई बी डी ए जो है कैदी की पंक्तियों का क्रम होगा। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा इसमें कूट के रूप में? विकल्प ए।
और गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा रचित भूल गलती क्या है, ये कविता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। किसकी है पंक्ति? ये कविता किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। और पंक्तियां आपने देखा जो है, पहले हथकड़ी वो एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर, वो कैद कर लाया गया ईमान, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता नामंजूर, उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त। ये जो है भूल गलती कविता का क्रम रहा। फिर ये जो भूल गलती कविता है, इसमें और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। इस कविता में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, जैसे कि जिरह बख्तर, हथकड़ी, मनसबदार, शायर, सूफी, सल्तनत, शाहनशाह, ये शब्द आए हैं। और इस कविता में आए हुए व्यक्ति हैं अल गजाली है, इब्ने सिन्ना है और अलबरूनी है। ये सब व्यक्ति आए हुए इस कविता में है। फिर आपका अगला प्रश्न है, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। ये कथन जो है किसका है? और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए ये। शिव प्रसाद सिंह, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वो भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वो भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा था। तो ये कथन किसका है? आप सभी का सही जवाब होगा विकल्प सी, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये आप सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने ग्रंथ यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रकरण नंबर 2 में अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत ये बात कहते हैं कि जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वो भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। वो जब साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन हैं, भरत मुनि विक्रम की तीसरी शती ने अपभ्रंश नाम न देकर इसको लोक भाषा या देश भाषा कहा है। ये भी प्रश्न जो है पूछा गया है कई बार परीक्षा में। भरत मुनि विक्रम की तीसरी शती ने अपभ्रंश नाम न देकर इसे लोक भाषा या देश भाषा कहा है। ये भी कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर अगला कथन है शुक्ल जी का, वज्रयान शाखा में। वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए वे अपने मत का संस्कार जनता पर डालना चाहते हैं। वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए वे अपने मत का संस्कार जनता पर डालना चाहते हैं। ये भी कथन किसका है? शुक्ल जी का। फिर आपका अगला प्रश्न है, किस काव्य शास्त्री ने काव्यास्वादन की अंतिम स्थिति को भोजकत्व कहा है? ये भी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभिनव गुप्त, भट्ट लोल्लट, भट्ट नायक, शंकुक, किस काव्य शास्त्री ने काव्यास्वादन की अंतिम स्थिति को भोजकत्व कहा है? तो आप सभी का इस प्रश्न के लिए जवाब दिया जा रहा है विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी भट्ट नायक जी ने काव्यास्वादन की अंतिम स्थिति को भोजकत्व कहा है। आगे चलते हैं हम लोग। भोजकत्व में रजोगुण तमोगुण का नाश होकर जो दुख और मोह के कारण होते हैं, शुद्ध सतोगुण में उद्रेक होने लगते हैं और चित्त वृत्तियों के शांत हो जाने के कारण वही आनंद का कारण होते हैं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, राजनीति जो है साहित्य नहीं है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। यह संवाद किस नाटक और किस चरित्र का है? आपको मिलान करना है। आषाढ़ का एक दिन प्रियंगु, चंद्रगुप्त राक्षस, स्कंदगुप्त बंधुवर्मा और महाभोज दासा है। आपको बताना है यह संवाद किस नाटक का है और किसका है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है।
तो ये कथन किसका है? आषाढ़ का एक दिन नाटक का। और ये कथन जो है प्रियंगु का है। किसका? प्रियंगु कहता है राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। किसमें? राजनीति में। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। ये कथन आषाढ़ का एक दिन नाटक में प्रियंगु का है। फिर आषाढ़ का एक दिन नाटक, इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1958 में। ये भी जो है प्रश्न कई बार पूछा गया है। इस नाटक में कुल अंक कितने हैं? 3 अंक हैं। और इसके पात्र हैं अंबिका, मल्लिका, कालिदास, दंतुल, अनुनासिक, अनुस्वार, रंगिणी, संगिणी और विलोम। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस नाटक के कई बार पात्र भी पूछे गए हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 13वीं शती में प्रमुख काव्यशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं? जगन्नाथ, कुंतक, मम्मट, जयदेव। यानी कौन काव्यशास्त्री हैं जो 13वीं शती में प्रसिद्ध हुए हैं? आपको बताना है सभी लोगों को। तो आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प डी, यानी जयदेव जी जो है 13वीं शती के प्रसिद्ध काव्यशास्त्री रहे हैं। मम्मट, महिमभट्ट, क्षेमेंद्र, भोजराज, ये लोग 11वीं शती के काव्यशास्त्री हैं। कब के हैं? 11वीं शती के। और कुंतक, अभिनवगुप्त, ये 11वीं शताब्दी के हैं काव्यशास्त्री। और जगन्नाथ जी 17वीं शताब्दी के काव्यशास्त्री हैं। जयदेव, भानुदत्त और शारदा तनय, ये लोग 13वीं शताब्दी के काव्यशास्त्री हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग अन्य महत्वपूर्ण काव्यशास्त्रियों के समय को। तो भामह का समय है 6वीं शताब्दी, दंडी का समय है 7वीं शताब्दी, वामन का समय है 8वीं शताब्दी, आनंदवर्धन, शंकुक, रुद्रट, उद्भट का समय है 9वीं शताब्दी और भट्ट नायक का समय है 10वीं शताब्दी। तो ये भी विवरण जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक प्रश्न परीक्षा में अवश्य बनता है। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, अकाल और उसके बाद कविता में आए जीवों और वस्तुओं को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कविता है अकाल और उसके बाद। इस कविता में कुछ जीव आए हैं और वस्तुएं आई हैं। तो कौन पहले आया है, कौन बाद में आया है, ये हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले कौन आया है? इसमें चक्की आई है। कौन? चक्की, तो यानी कि डी आ जाएगा। फिर उसके बाद में कौन आया है? फिर कुतिया आई है, यानी कि ए आ जाएगा। फिर कौन आया है? छिपकली आई है, तो यानी कि ई हो जाएगा आपका। उसके बाद में कौन आया है? चूहा आया है, तो सी हो जाएगा। और फिर कौवा आया है, तो यानी कि बी हो जाएगा। तो क्या क्रम होगा? डी, ए, ई, सी, बी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। डी, ए, ई, सी, बी किस में है? विकल्प बी में, और यही आपका सही कूट है। फिर जो है अकाल और उसके बाद, ये कविता किसकी है? आप सभी लोग जानते हो, नागार्जुन जी की है और बहुत चर्चित कविता है ये। नागार्जुन जी किस युग के कवि हैं? प्रगतिवादी युग के। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं एक एक, जो बिंदु आप देख रहे हैं। तो कविता जो है आपकी, इसमें जीव और वस्तु कौन कौन से आए हैं हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपने पढ़ी है कविता, चक्की रही उदास, तो पहले चक्की। फिर कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, तो कुतिया। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की वस्त, तो छिपकली आ गया। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, तो चूहा आ गए। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद, तो कौवा आ गया ये। फिर जो है चूल्हा रोया, यानी अकाल और उसके बाद कविता से ये सब आया हुआ है। चूल्हा रोया। चक्की क्या करती है? चक्की उदास हो जाती है, यानी चूल्हा रोया और चक्की उदास हुई। कुतिया सोई, छिपकलियों की गश्त हुई, चूहों की हालत शिकस्त हुई। धुआं उठा कहाँ से? आंगन से। और चमक उठी आंखें। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या है? बंगाल क्लब की साहित्य गोष्ठी के लिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सी रचना लिखी है? पंडित जी, नारी का इतिहास, काशीनाथ, परिणीता।
तो बंगाल क्लब की साहित्य गोष्ठी के लिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने कौन सी रचना लिखी है? तो उसका नाम क्या है? विकल्प बी यानी कि नारी का इतिहास। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बंगला साहित्यकार शरत चंद्र के जीवन पर आधारित रचना का नाम है आवारा मसीहा। में बंगाल क्लब के साहित्य गोष्ठी के लिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने नारी का इतिहास पुस्तक लिखने का काम किया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध इनमें से किस जैन कवि की रचना है? ये तो प्रश्न जो है हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है, कोई भी परीक्षा हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। जैनाचार्य मेरुतुंग, सोमप्रभ सूरि, हेमचंद्र और शारंगधर। कुमारपाल प्रतिबोध ये किस जैन कवि की जो है रचना है? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प बी यानी सोमप्रभ सूरि जी की ये रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध जैन कवि सोमप्रभ सूरि जी की ये रचना है। कैसे कवि हैं? जैन कवि हैं। और ये रचना गद्य पद्य में है, ये भी याद रखना है, पूछा जाता है रचना किसमें है? गद्य पद्य में है। इसे संस्कृत प्राकृत काव्य कहा जाता है, संस्कृत प्राकृत काव्य माना जाता है। और ये ग्रंथ अधिकांशतः प्राकृत भाषा में ही है। बीच बीच में जो है संस्कृत के श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। फिर कुमारपाल प्रतिबोध रचना की जो है पंक्तियां हम लोग देखते हैं। रावण जायो जहि दियहि दह मुह एक शरीर, ये महत्वपूर्ण पंक्ति है इसकी। फिर है प्यू हऊ थक्की सयलु दिड़ु तुह बिरहग्नि किलंत। और मेरतुंग की रचना का नाम है प्रबंध चिंतामणि, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। मेरतुंग की रचना का नाम क्या है? प्रबंध चिंतामणि। और इसमें सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, हेमचंद्र इत्यादि का चरित्राख्यान दिया गया है। किसका? सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, हेमचंद्र इत्यादि का चरित्राख्यान इसमें दिया गया है। हेमचंद्र की रचना का नाम क्या है? कुमारपाल चरित। क्या नाम है? कुमारपाल चरित। और शारंगधर की रचना का नाम क्या है? शारंगधर पद्धति। ये भी जो है सभी प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, प्रेमचंद घर में के अनुसार सत्य कथन कौन कौन से हैं? रचना का नाम है प्रेमचंद घर में, इसके अनुसार सही कथन कौन कौन से हैं हम लोग देखते हैं। प्रेमचंद का जन्म बनारस से 4 मील दूर जीयनपुर गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। तो आप सब लोग जानते हो प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, यानी क्या है ये बात पूरी तरीके से गलत है। फिर है अगला कथन, शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद में छपी थी। यानी शिवरानी देवी की जो पहली कहानी है साहस, वो किस पत्रिका में छपी थी? चांद में छपी थी। तो ये क्या है? बात पूरी तरीके से सही है। फिर अगला है, साहस कहानी का प्रकाशन 1924 ईस्वी में हुआ है। तो ये बात क्या है? ये भी बात सही है। साहस कहानी का प्रकाशन 1924 ईस्वी में हुआ है। फिर जो है आपका अगला कथन है, फिल्म कंपनी में काम करने के लिए प्रेमचंद वर्ष 1932 में पहली बार बंबई गए। क्या ये बात सत्य है? तो ये बात सही नहीं है। अगले कथन को हम लोग देखते हैं, प्रेमचंद की कहानी मोटे राम शास्त्री पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर कर दिया था। यानी प्रेमचंद की कहानी का नाम क्या है? मोटे राम शास्त्री। और इस कहानी के ऊपर एक महाशय ने केस दायर कर दिया था। तो क्या है? ये भी बात सही है। तो बी सी ई यानी ये 3 कथन सही हैं। हम लोग देखते हैं आगे बी सी ई किस में है? आपका विकल्प डी में, और यही आपका सही उत्तर है। फिर प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी द्वारा रचित ये जीवनी विधा की रचना है। और इसका प्रकाशन आप सब जानते हो 1944 ईस्वी में हुआ था। और इस रचना के अनुसार
इस रचना में क्या कहा गया है? प्रेमचंद का जन्म बनारस से 4 मील दूर लमही गांव में सावन बदी 10 संवत 1937 यानी 31 जुलाई 1880 को शनिवार के दिन हुआ था। शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस शीर्षक से चांद पत्रिका में छपी और ये कहानी 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस समय चांद पत्रिका के संपादक कौन? आर सहगल थे, यानी उस समय। फिर उसके बाद में प्रेमचंद की कहानी मोटेराम शास्त्री 1926 ईस्वी में माधुरी पत्रिका के संपादक कृष्ण बिहारी मिश्र ने प्रकाशित किया, जिस पर एक शास्त्री महाशय ने प्रेमचंद और कृष्ण बिहारी मिश्र पर केस दायर किया, जिससे इन दोनों लोगों को 500 रुपये की जमानत लेनी पड़ी और फिल्म कंपनी में काम करने के लिए प्रेमचंद को 1934 में पहली बार मुंबई बुलाया गया था। उसके बाद में अगला बहुत ही शानदार प्रश्न आप सभी के सामने है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। जो अपने धर्म से हीन पाप में ही गड़े रहते हैं वे माता पिता की हित की बात नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं। ऐसे जो पापी जन हैं जो महाडेरावनी दक्षिण द्वार में जा नरकों में पड़ते हैं। यह गद्य खंड खड़ी बोली के किस आरंभिक गद्यकार का है? इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल नियाज, सदल मिश्र, लल्लू लाल। किस गद्यकार का ये कथन है? जो अपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं वे माता पिता की हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं। ऐसे जो पापी जन हैं जो महाडेरावनी दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं। तो ये कथन किसका है? आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, यानी कि जो है सदल मिश्र का ये कथन है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग, और ये कथन जो है कहाँ से लिया गया है? नासिकेतोपाख्यान रचना से ये कथन लिया गया है। फिर नासिकेतोपाख्यान का एक अन्य नाम क्या है, यानी दूसरा नाम है चंद्रावती। ये भी पूछा गया है प्रश्न कई बार परीक्षा में कि नासिकेतोपाख्यान का और दूसरा नाम क्या है? चंद्रावती। यह यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा का ही खड़ी बोली में रूपांतर है। यानी नासिकेतोपाख्यान जो है ये नचिकेता की कथा का ही खड़ी बोली में इसका अनुवाद किया गया है। फिर इस रचना का अंश है, देखते हैं हम लोग। सब ऋषियों को सुनाने लगे कि गौ ब्राह्मण माता पिता मित्र बालक स्त्री स्वामी वृद्ध गुरु इनका जो वध करते हैं सो झूठी साक्षी भरते, झूठे कर्म में दिन रात लोग रहते हैं। सब ऋषियों को सुनाने लगे कि गौ बालक ब्राह्मण माता पिता मित्र स्त्री स्वामी वृद्ध गुरु इनका जो वध करते हैं सो झूठी साक्षी भरते हैं और झूठ ही कर्म में दिन रात लगे रहते हैं। और रामचरित्र तथा हिंदी पर्शियन वोकैबुलरी सदल मिश्र जी की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? रामचरित्र और हिंदी पर्शियन वोकैबुलरी, ये भी जो है सदल मिश्र की रचनाएं हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी भाग 1 में किन पश्चिमी विचारकों के नामों का उल्लेख आया है? देखते हैं हम सभी लोग। कार्ल मार्क्स का आया है क्या? तो इनका नाम आया है। फिर है रोजा लग्जमबर्ग का नाम आया है क्या? नहीं आया है। नीत्शे का नाम आया है क्या? तो आया है। त्रोत्स्की का नाम आया है क्या? तो आया है। डेकार्त का नाम आया है क्या? तो इनका नाम नहीं आया है। यानी शेखर एक जीवनी भाग 1 में किन पश्चिमी विचारकों का नाम आया है? तो कार्ल मार्क्स का आया है और नीत्शे का आया है, त्रोत्स्की का आया है। यानी ACD ये आपका सही होगा, कार्ल मार्क्स नीत्शे त्रोत्स्की। तो ACD ये किस में है? आपका विकल्प ए में है और यही आपका सही उत्तर है। हम सभी लोग बढ़ चलते हैं आगे। शेखर एक जीवनी ये जो उपन्यास है आप सभी चिर परिचित हैं। किसका उपन्यास है? अज्ञे जी का है।
और ये कितने भागों में है? 2 भागों में उपन्यास है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1940 में हुआ है, दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 में हुआ है। और इसके प्रथम भाग में कार्ल मार्क्स, नीत्शे, त्रोत्स्की, ये जो पश्चिमी विचारक हैं, इनके नामों का उल्लेख हुआ है। उसके बाद में और अधिकांश पुस्तकों में शेखर एक जीवनी का जो प्रकाशन है वो 1941 और 40 भी दिया है, जो सरस्वती प्रेस में प्रकाशित हो गई थी। फिर शेखर एक जीवनी उपन्यास जो है, इस उपन्यास पर अस्तित्ववाद, फ्रायडवाद यानी मनोविश्लेषणवाद तथा बौद्ध दर्शन के दुखवाद का भी प्रभाव है। ये जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी, इसके ऊपर अस्तित्ववाद, फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, बौद्ध दर्शन के दुखवाद का प्रभाव है। इस पर जो है रोमारोला की कृति ज्या क्रिस्ताफा का भी प्रभाव है। रोमारोला की कृति ज्या क्रिस्ताफा का भी प्रभाव है। फिर डॉक्टर नगेंद्र इसे हिंदी का गौरव ग्रंथ कहते हैं, यानी कि शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है, डॉक्टर नगेंद्र जी इसको क्या कहते हैं? हिंदी का गौरव ग्रंथ कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है आप सभी के लिए, इसलिए ध्यान में रखना है अपनी परीक्षा के लिए। फिर आपका अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध में गुरु नानक का कथन है, भोले भाव मिले रघुराई, किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? किसान, माली, गडेरिया, फकीर। मजदूरी और प्रेम निबंध में गुरु नानक जी का जो कथन है, भोले भाव मिले रघुराई, ये कथन किसके बारे में है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, यानी ये बात जो है किसानों के बारे में गुरु नानक जी ने कही है। और मजदूरी प्रेम निबंध ये किसका है? मजदूरी और प्रेम निबंध किसका है? तो आप सभी लोग जानते हैं, सरदार पूर्ण सिंह जी का चर्चित निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह जी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के मर्मज्ञ विद्वान थे। इसमें गुरु नानक का कथन है, भोले भाव मिले रघुराई, अर्थात भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। इस प्रकार क्या है ये कथन किसके संदर्भ में है? किसानों के संदर्भ में है। फिर इस निबंध के शीर्षक हैं, हल चलाने वाले का जीवन। क्या शीर्षक है? हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, ये जो है इस निबंध के शीर्षक हैं। उसके बाद में इस निबंध के एक महत्वपूर्ण अंशों को हम लोग देख लेते हैं। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से साध होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है आपके लिए, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से साध होते हैं। अगला कथन है, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको। ये भी कथन इसी मजदूरी और प्रेम निबंध का है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। ये कथन किस पाश्चात्य विचारक का है? क्रोचे, टी.एस. एलियट, कॉलरिज, आई.ए. रिचर्ड्स। तो ये कथन किसका है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी, यानी आई.ए. रिचर्ड्स जी कहते हैं, कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वो मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। ये बात कौन कहता है? आई.ए. रिचर्ड्स जी। फिर रिचर्ड्स के अनुसार जो है अन्य महत्वपूर्ण बातों को हम लोग समझ लेते हैं। क्या कहते हैं रिचर्ड्स जी? जो आवेग वर्तमान परिस्थितियों के कारण जागृत होते हैं उन्हें रूपात्मक कल्पना कहते हैं। जो आवेग वर्तमान परिस्थितियों के कारण जागृत होते हैं उन्हें रूपात्मक कल्पना कहते हैं। कल्पना के 6 अर्थ प्रचलित हैं। कितने? 6 अर्थ प्रचलित हैं। कल्पना चाक्षुष स्पष्ट बिंबों की उत्पादक है। कल्पना चाक्षुष स्पष्ट बिंबों की उत्पादक है। कल्पना युक्ति कौशल की द्योतक है। फिर क्या कहते हैं? कल्पना का मौलिक कार्य बिंब निर्माण करना नहीं है,
विरोध परिहार है। यानी कल्पना का मौलिक कार्य क्या है? बिंब निर्माण करना नहीं, विरोध परिहार है। और ये सभी बातें कौन कल्पना के विषय में कह रहा है? आइए रिचर्ड्स जी। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के मॉडल पेपर को देखा। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। कक्षा को लाइक करिए और अपने साथी मित्रों में शेयर करते हुए अपने अधिकतम लोगों को जो है हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। आप सभी लोगों का प्यार मिलता रहेगा, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी और आपको लगातार कक्षाएं हम देते रहेंगे। और उन सभी विद्यार्थियों का, साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार जो अंत तक सेशन को प्रतिदिन आकर के वॉच करते हैं। हम मिलेंगे आपको पुनः से नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।